हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल एकेडमी में। तो डियर, आज का जो लेक्चर है हमारा वो ओवर व्यू डीसी सर्किट चैप्टर चल रहा है जो हमारा, उसका हम लास्ट यहाँ वैद्युत विभव तक कवर कर चुके थे। ठीक है डियर, यहाँ तक अपना कवर कर चुके थे। बाकी आज हमें इससे आगे से स्टार्ट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, फिर हम अपना इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, विभवांतर या वोल्टेज। क्या, विभवांतर या वोल्टेज। चलो इसको एक बार रीड कर लीजिए, बाकी मैं आपको फिर समझा भी दूंगा क्या चीज़ है। देखो क्या है, देखो कि, और इसे आप लोग क्या करें कि लिखते भी चलें अपने नोट में साथ साथ, तो समझ के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा याद करने में एग्ज़ाम टाइम में। समझ रहे हैं। चलिए तो रीड कर लीजिएगा एक बार मेरे साथ आप लोग भी। किसी दो बिंदु के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मूव करने के लिए प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, गामा से। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको एक बार ये चीज़ समझा दूँ। विभवांतर क्या होता है, दो विभव होते हैं। जैसे कि मानना एक दो विभव हैं आपके, एक मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें देखो आपको एक विभव आपका ये है, ठीक है, दूसरा विभव ये है। ठीक है, ओके। तो इन दोनों के बीच का जो आपका अंतर रहेगा, ये जो आपका बीच का अंतर है इधर से इधर इतना, इन दो बीच ये एक विभव ये है, एक विभव ये, इन दोनों विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक, अब इन दोनों में क्या हम लोग जब वो इनके विभव के जो पार्टिकल होते हैं, अंतर वाले विभव के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं, तो उनको मूव करने के लिए क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग इस चीज़ को समझते चलें। इसे हम गामा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मात्रक हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए क्या क्या है। देखो वही चीज़, देखो मैंने जो समझाया चित्र के माध्यम से, देखो वही वही यहाँ समझाया कि नहीं चित्र में। ये आपका विभव है और ये है, इसके बीच का डिफरेंस ही विभवांतर कहलाता है। ठीक, हाँ। अब आप लोग हेडिंग लगा लें, क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में ईएमएफ भी कह देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट के लिए है। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये थोड़ा नेम बड़ा है, इसलिए आप छोटे नेम के लिए ईएमएफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर, देखो पहले एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए, और जो देख रहे हैं वो अपना देखते रहें। ठीक है डियर, चलिए तो हम समझेंगे अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। एक बार रीड कर लो इसको, बाकी मैं आपको फिर समझाता हूँ। किसी सोर्स के द्वारा संपूर्ण परिपथ में, क्या, किसी सोर्स के द्वारा संपूर्ण परिपथ में चार्ज करने या फ्लो करवाने के लिए प्रति कूलाम की आवेश को जो एनर्जी प्रदान किया जाता है, उसे उस सोर्स का ईएमएफ कहते हैं। देखो ये चीज़ समझो वो क्या कह रहा है। देखो, जब कोई परिपथ है, क्या, एक बड़ा परिपथ है, उसमें हम किसी चीज़ को फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, उस फ्लो कराने में जितने कूलाम हमको लगते हैं, जितना प्रति कूलाम लग रहे हैं, हर मतलब कि फ्लो कराने में प्रति कूलाम जितना लगेगा, प्रति कूलाम आवेश है जो आपका, वो जितना लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, ना समझो तो एक बार और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। किसी संपूर्ण परिपथ में हम जितना कोई संपूर्ण परिपथ में हम क्या, सोर्स द्वारा एक, जैसे कि हम फ्लो करा रहे हैं, कोई भी चार्ज फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, जैसे करंट ही फ्लो करा दे रहे हैं हम अपने। ठीक है, तो प्रति कूलाम में कितनी सोर्स प्रदान हो रहा है हमको, वही उसका
ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है। बाकी इसे आप थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कूलम को किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और यदि क्यू कूलम आवेश को किसी सोर्स द्वारा डब्ल्यू एनर्जी प्रदान किया जा रहा हो तो उसे सोर्स का ईएमएफ कहा जाएगा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिएगा इसको। वोल्ट इसका मात्रक होता है ईएमएफ का, ठीक है डियर। ईएमएफ कितना होता है, एक ईएमएफ में 10 वोल्ट होता है, और ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग, ठीक। अब हेडिंग लगा ले क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लगाएंगे हेडिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए तो इसको देख लीजिए, रीड करता हूँ मैं एक बार आपको। किसी वैद्युत परिपथ में चार्ज के फ्लो होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, जैसे कोई परिपथ है, उसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो उस करंट फ्लो में जितनी ऊर्जा हमारी खर्च हो रही, किसी ना किसी चीज़ से तो करंट बन रहा होगा, जो भी कुछ हो रहा है, तो उस चीज़ में जितनी ऊर्जा हमारी खर्च हो रही वही हमारी क्या हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट पर हावर, मेगावाट पर हावर या वाट पर हावर हो जाएगा, ठीक है। ये इनके मात्रक होते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा को हम करेंगे डब्ल्यू से प्रदर्शित, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें अपना। और इसका जो सूत्र होता है वो देख लीजिए क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और जिसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल इसका मात्रक होता है। तो ये फॉर्मूला भी नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, ठीक है। बाकी नोट डाउन आपको सब कुछ करना है, क्योंकि साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें आप लोग, और नोट के डाउन के साथ साथ फॉर्मूले भी आप लिखते चलें, मात्रक लिखते चलें। क्योंकि देखो BMEE है ये, मतलब कि बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपका सब्जेक्ट है जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचों के लिए जहाँ तक कॉमन ही है, ठीक है। बस नाम चेंज है कि किसी के में BMEE, किसी के में BMCE, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। और एक बात ध्यान रखें कि आप लोग क्या करना है कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को डेफिनेशन अकेली नहीं लिखना है, उसका मात्रक लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ साथ लिखनी पड़ेंगी। अगर डेरिवेशन है उसका तो आपको ड्राइव भी करना पड़ेगा, तब आप उसके जितने मिनिमम मार्क्स आपको एग्जामिनर दे रहा होगा, मतलब कि एग्ज़ाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा तब उतने मार्क्स पाओगे आप, वरना उतने मार्क्स नहीं पा पाओगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अगर आप डेफिनेशन अकेली लिख के आ गए, जैसे 5 नंबर का है तो उसमें डेरिवेशन भी आप ओनली लिख के आ गए, डेफिनेशन और मात्रक और फॉर्मूला, इसमें थोड़ा सा, इसमें तो ऐसे 2 ही नंबर देगा फिर वो आपको, समझ रहे हैं। ये चीज़ भी आपको देख के चलना पड़ता है वहाँ। तो ये चीज़ अपना खुद से समझें आप। बाकी मैं आपको थ्योरी है जो भी लिखवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल का मैंने बोला है कि हाँ न्यूमेरिकल के चक्कर में आपका भी टाइम ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। बाकी न्यूमेरिकल में कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल ना कराऊँ, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है डियर। चलिए अब हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। क्या लगाएंगे हेडिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे हम हिंदी में कहेंगे। हिंदी वाले परेशान ना हो, उनके लिए हिंदी लिखी जाएगी बढ़िया तरीके से। इसे आप लोग लिख लें क्या, वैद्युत शक्ति। क्या लिखेंगे, वैद्युत शक्ति, ठीक है डियर। इसे लिखेंगे आप लोग वैद्युत शक्ति। अब इसको मैं रीड करता हूँ, थोड़ा देखते चलना आप लोग। अब देखो वैद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस दर से हम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि खर्च कर रहे हैं, ठीक है। जिस दर से, एक दर होती है कि एक दिन में हमें इतनी ही खर्च करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो जिस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम खर्च कर रहे हैं
वो वही हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाने लगेगी, या फिर विद्युत शक्ति। ठीक है, और इसका जो मात्रक है वो तो आपको पता है, ये किलोवाट मेगावाट ये सब होते हैं, ऐसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग आशा करते हैं थ्योरी साथ साथ लिखते जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है डियर, थ्योरी आप लोग लिखते चलें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला भी लिख लें। ठीक है, बाकी इसे प्रेजेंट किससे करते हैं, मात्रक, ये आपका काम है लिखना, मेरा काम आपको समझाना है। ठीक है डियर, वो मैं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और लिख लें, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 किलोवाट सेकेंड। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो छोड़ना नहीं है, ये एग्ज़ाम में लिख दोगे तो अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं इनसे आप। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई और एक क्रॉस और आई के समानुपाती वोल्टेज भी हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका V इक्वल आर आई, और जहाँ ये आर है, जो आर क्या है हमारा कांस्टेंट है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक और है, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको वो याद ना हो रही हो तो ये वाली भी आप लिख सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। दूसरे शब्दों में, समान दाब पर किसी चालक के एक क्रॉस वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को स्थिर करना क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी इनमें से आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन ओम्स लॉ की। ठीक है, और ये एक काम और कर लें कि आप देखो ज़रा चित्र बना दें तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और जहाँ तक आपके लिए अच्छा होगा हमारे लिए क्या अच्छा होगा वो तो। ठीक है डियर, तो आप लोग चित्र जरूर बना दें। चलिए, तो अब हम देख लेंगे ओम्स लॉ की सीमाएं होती हैं कुछ, उनको जरूर एक बार हम चर्चा कर लेंगे। चलिए हेडिंग लगा लें, ओम के नियम की सीमाएं, क्या इंग्लिश वाले लिख लें, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारा जो ओम्स लॉ की जो प्रथम जो सीमाएं है, उस जो प्रथम ओम ने सीमा दी थी, जिसके सिद्धांत पर वो ओम्स लॉ कार्य नहीं करता है, तो वो आप लोग देखो यूनिलेटरल नेटवर्क होता है। जैसे कि यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है, क्यूबिक हो जाएगा, ट्रांजिस्टर इत्यादि, ये सब हमारे क्या होंगे, यूनिलेटरल नेटवर्क कहलाएंगे। ठीक है, इन पर हमारा क्या होता है कि ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। ठीक है, इस पर हमारा ये समझ लीजिए, ट्रांजिस्टर पर ओम्स लॉ हमारा कार्य नहीं करता है, ये आप कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है डियर, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगली सीमा क्या है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ केवल कंडक्टर के लिए है और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए नहीं है। ठीक है, ओम्स लॉ किसके लिए है, कंडक्टर के लिए है, और सेमीकंडक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, सेमीकंडक्टर पर ओम्स लॉ वर्क नहीं करता, सिर्फ कंडक्टर पर करता है, सेमीकंडक्टर पर नहीं करता है। ओके, अगला पॉइंट लिखिए, ओम का नियम डिस्चार्ज ट्यूब और नॉन लीनियर नेटवर्क जैसे फिलामेंट लैंप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, देखो ये ओम्स लॉ डिस्चार्ज ट्यूब और फिलामेंट पर वर्क नहीं करता। ठीक है, अगला, अब ये 3 इसकी सीमाएं थी जो कि कम है, और आपको याद करने में जल्दी सहायता भी मिलेगी, और आपको लिखने में भी सहायता मिलेगी, इस चीज़ को जल्दी लिख जाएगा आपका, और ज़्यादा, और ये इम्पोर्टेंट सीमाएं हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, ये नहीं कि आपको सिर्फ सीमाएं ही पूछ दे, नहीं, ओम्स लॉ का पूरा क्वेश्चन पूछेगा। ओम्स लॉ को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं भी बताइए। तो ओम्स लॉ का जब परिभाषित के कहेगा तो आपको डेफिनेशन और प्लस में मात्रक और फॉर्मूला प्लस में चित्र लिख देना है, और ओम की नियम की सीमाएं भी बोलेगा उसी के साथ में, तो आपको 3 सीमाएं लिख देना, आपका काम हो जाएगा 5 नंबर में। समझ रहे डियर, इसमें आप नोट लिख लें, एक ओम का नियम
AC और DC दोनों परिपथों में प्रयोग किया जाता है। AC में भी प्रयोग कर सकते हैं हम ओम के नियम को, और DC में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग लगा लें रेसिस्टेंस। क्या रेसिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? देखिए प्रतिरोध क्या होता है, एक चीज़ समझिए आप लोग। किसी वैद्युत परिपथ या पदार्थ का वह गुण, क्या किसी वैद्युत परिपथ या पदार्थ का वह गुण जिससे वह धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। समझे आप ये चीज़। कोई परिपथ है, उसमें करंट बह रहा है, ये मान लीजिए करंट बह रहा है, ठीक है, तो उसके जो विरोध कर रहा है, उसका जो विरोध कर रहा है, जो भी गुण है उसका या शक्ति है उसमें जो भी, उसका विरोध करने के गुण को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। इसको हम ओम, इसका जो मात्रक है ओम होता है, इसे हम आल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध का पार्ट खत्म होता है। बाकी आप प्रतिरोध का एक लॉ भी होता है हमारा, जिसे आप देख सकते हैं। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, देखिए, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है डियर, जिसका सूत्र होता है आर समानुपाती एल अपॉन ए। क्या? आर समानुपाती एल अपॉन ए, जिसमें पी इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, आर इक्वल पी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये पी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ। चलिए अगली चीज़ लिखिए अब अपना। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी। क्या होता है? देखिए इसमें प्रभावित करने वाले कारक पूछ रहा है वो। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित कर सकता है? तो देखो, पहला तो टेम्परेचर कर सकता है, तापमान। ठीक है, दूसरा अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग पता किसी को क्या होता है? अलॉइंग होता है मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातु भी कर सकती हैं। और मैकेनिकल स्प्रेसिंग, जैसे कि मैकेनिकल जो मशीनें होती हैं प्रेशर वाली, वो भी कर सकती हैं इसको। ठीक है। अब दूसरा अगला होता है एज हार्डनिंग एंड कोल्ड वर्किंग। जैसे ठंडे मौसम भी इसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ठंडे मौसम में जो वर्क करती हैं मशीनें, तो वो प्रतिरोध को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चार कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। ठीक है डियर। चलिए तो अब हम पहला देख लेंगे अपना तापमान। तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी प्रतिरोधकता पे? देखिए तापमान से क्या होता है, ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ का रेसिस्टिविटी बढ़ता है। क्या? पदार्थ का रेसिस्टिविटी बढ़ता है, जबकि अर्धचालक पदार्थ का घटता है। ठीक है, चालक का रेसिस्टिविटी बढ़ता है और अर्धचालक का घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर। ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अलॉइंग क्या होता है? मिश्र धातु, धातु या मिश्र धातु। ठीक है, यह दो या दो से अधिक मेटल का सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इससे रेसिस्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अलॉइंग से रेसिस्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, देखो मैकेनिकल प्रेसिंग क्या होता है, इससे पदार्थ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक, जिससे रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगला लिखेंगे एज हार्डनिंग एंड कोल्ड वर्किंग। ठीक है, देखिए डियर, इसमें क्या होता है, यह एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक, क्या है? एक गर्म प्रोसेस है एक तरीके से। ठीक है, ऊष्मा छोड़ता है जो कि, जिससे अलॉय को सख्त बनाया जाता है। एक मतलब कि ये हीट छोड़ता है, जिससे अलॉय जो मिश्र धातु हैं उन्हें हम कठोर बना लेते हैं। ठीक है, जिससे कि यह डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट कर सके। इस प्रोसेस से भी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये कठोर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता होती है वो भी इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस से भी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है। ये चीज़ तो आप समझ रहे हो। इसी
इसे कोल्ड वर्किंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जो मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस प्रोसेस से भी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब कि देखो दो प्रोसेस दिए है उसने हमें, ठीक है, एक तो एज हार्डनिंग वाला और दो एक है कोल्ड वर्किंग वाला। तो कोल्ड वर्किंग वाला जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपका, इससे भी हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे आप। कोल्ड जो हमारा कोल्ड वर्किंग है, ये कोल्ड ठंडे मौसम में कार्य करने का जो भी वर्किंग तरीका है हमारा प्रोसेस, इससे आप स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी भी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब कि प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य, ठीक है। देखिए ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आप लोग परेशान ना हो, ठीक। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इसको देखो, इसको मैं आपको हिंदी में लिख के दे रहा हूँ। इसको लिखेंगे आप लोग प्रतिरोध, हिंदी वाले लिख लें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लेना। अब आप कहेंगे ये तो आपने पहले ही पढ़ा दिया। नहीं, देखो वो हमारा क्या चल रहा था, देखो ये चल रहा था हमारा प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी चल रहा था मेरा, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्या आ गए हैं हमारे, ये आ गए हमारे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, मतलब कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हेडिंग लगा लें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखो पहला तो मटेरियल, और इसकी लंबाई भी इसको प्रभावित करती है। इसका क्षेत्रफल भी, इसको अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है हमारा वो भी प्रभावित करता है, ठीक है। और जो कि इम्पोर्टेंट है प्रतिरोधकता के लिए और प्रतिरोध के लिए, वो हमारा है एज हार्डनिंग एंड कोल्ड वर्किंग, ठीक है। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए इनके बारे में एक एक से डिस्कस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और अपने नोट्स डियर बनाते चलें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। तो हेडिंग लगा लें मटेरियल, क्या लगा लें, मटेरियल। उसे आप हिंदी वाले लोग लिख सकते हैं सामग्री, क्या, सामग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा। किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रतिरोध किस पदार्थ का बना होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसको लिख लें आप लोग। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध इसी बात पर निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ का बना है, ठीक है। अगला देखिए लंबाई। लंबाई क्या है, लंबाई को भी देख लीजिए। किसी प्रतिरोधक की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, किसी जैसे हम किसी भी प्रतिरोधक की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका प्रतिरोध तो बढ़ना ही बढ़ना है फिर, ठीक है। उसको वह प्रतिरोध क्या होता है, विरोध में कार्य करता है, ठीक है, अपोजिट कार्य करता है ना प्रतिरोध तो हमारा। जैसे कोई धारा बह रही तो उसके अपोजिट जो भी गुण कार्य करेगा उसे प्रतिरोध कहेंगे हम। रोकने का जो भी कार्य करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसा ही है, ये लंबाई बढ़ेगी तो उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ बल कार्य कर ही रहा होगा जिसे हम प्रतिरोध कह देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, थोड़ा देख लो। किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस उसके एरिया के समानुपाती होता है, यही हमारे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना, आर समानुपाती 1/A। इंग्लिश वाले आर प्रोपोर्शनल 1/एरिया, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग को मैंने बता ही दी है, एज हार्डनिंग एंड कोल्ड वर्किंग वाला, ये तो आपको अभी समझाए हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आपको समझाने की दोबारा आवश्यकता ना पड़ रही होगी, आप लोग इतने समझदार तो हैं ही। खैर ये आप जैसे का तैसा ही लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी पिछली बार लिखवाया वो सेम वही चीज़ लिखा है इसमें, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा, इसमें तापमान बढ़ाने पर भी इसके जो हमारा प्रतिरोध होता है वो भी प्रभावित होता है।
तापमान बढ़ाने पर ये प्रतिरोध कैसा प्रभावित होता है, ये थोड़ा अलग है, इसको देख लो ज़रा। तापमान बढ़ाने से अलग प्रतिरोध प्रभावित होता है ये। तो तापमान बढ़ाने से चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ने लगता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ है चालक, उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, क्योंकि चालक पदार्थ के अणुओं में कंपन बढ़ जाता है। देखो, हम किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कंपन भी बढ़ेगा, मतलब कि वाइब्रेशन होने लगेगा, ठीक है। अर्थात इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो शांत थे, जो वाइब्रेशन के कारण मूव करने लगेंगे, क्या, चलने फिरने लगेंगे, ठीक है। मूव करने के स्थान पर कंपन करने लगते हैं। वही होता है कि मूव करेंगे तो उनमें कंपन भी होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, आगे देखिए, विद्युत रोधी और अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घटने लगता है, ठीक है। उसका कोई अर्धचालक है तो उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटने लगेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है थोड़ी, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग लगाई कि ह्यूमिडिटी, क्या, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ठीक है। हिंदी वाले आर्द्रता लिख लें, इंग्लिश वाले ह्यूमिडिटी लिख लें। बाकी इंग्लिश वाले अपना ट्रांसलेट जरूर कर लिया करें, मेरा काम है समझाना, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आर्द्रता बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ने लगता है, क्या होता है, आर्द्रता बढ़ने से प्रतिरोधक का प्रतिरोध बढ़ने लगता है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसे लिख लेना और, ठीक है। लिखते सब चलना है आपको, छोड़ना कोई भी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इसमें छोड़ना कुछ नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना। तो ये आपकी आर्द्रता, ठीक है। अब एक कई बार देखो उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कनेक्शन दीजिए किसी भी सर्किट में, वो सीरियल में दीजिए, एक मतलब कि सीधी रेखा में दीजिए, सीरियल में एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे सीरियल में दीजिए कनेक्शन, ठीक है, सर्किट का, ठीक है। तो देखो कैसे दोगे, तो देखो ये एक मान लो हमने सर्किट बना लिया, ये आपका क्या होगा, सर्किट हो गया, एक हो गया। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ एक वो दे दिए प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ प्रतिरोध, जिसमें V वोल्ट से धारा बह रही है, मतलब कि करंट बह रहा है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ इस साइड नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सीरियल वाइज होता है, जिसको हम अब क्या करेंगे, अब इसको सीरियल वाइज देंगे तो हमारा देखो, यहाँ जो पहला प्रतिरोध लग रहा है वहाँ पे हमारा करंट, धारा या करंट कौन सा बह रहा, कितने उससे बह रहा है, तो V1 वोल्ट से बह रहा है, ठीक है। यहाँ पर V2 वोल्ट से बह रहा है, यहाँ V3 वोल्ट से, ठीक है। तो हमारा इसका टोटल वोल्ट कितना निकलेगा, तो टोटल वोल्ट निकल आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे निकल आएगा, ठीक है डियर। ये आपका वोल्ट निकल आएगा कि कितने वोल्ट करंट लग रहा है इसमें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, रेसिस्टेंस कितना लग रहा है, तो रेसिस्टेंस भी तो हम देख लेंगे, तो तीनों का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है डियर। चलिए, तो ये हमारा सीरियल वाइज था। बाकी एक बार मैं आपको थ्योरी दिखा दे रहा हूँ, तो आप अपने आप से रीड कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। थ्योरी इतना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, मैं जूम कर दे रहा हूँ। लो, इतने पे ठीक रहेगा, चित्र भी आ रहा है और थ्योरी भी। इतना हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हो गया वो स्क्रीनशॉट। तो चलिए अगला सर्किट देख लेंगे। अब अगला होता, एक तो देखो हमारा सीरियल वाइज हो गया, दूसरा होता है हमारा पैरेलल, एक समांतर रेखा में, देखो ऊपर नीचे सर्किट ऐसे, एक यहाँ सर्किट हो जाएगा, दूसरी नीचे रेखा, एक समांतर सर्किट, ये हो गया। तो ये हमारा समांतर सर्किट, मतलब कि पैरेलल सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। सर्किट को परिपथ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखो ये समांतर देख लो क्या है, देखो समांतर देखो ये है। चलिए इसकी थ्योरी भी बता दे रहा हूँ पढ़ के। प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन क्या होता है, देखो समांतर संयोजन क्या कैसा होता है इसमें, इसका समांतर संयोजन में ये सभी प्रतिरोधकों को एक दूसरे के एक क्रॉस जोड़ते हैं, ठीक है। एक क्रॉस मतलब कि एक दूसरे को ऊपर से नीचे बिल्कुल एक ही रेखा में
जोड़ते हैं समांतर, ठीक है। जिसे हम चित्र में दिखाया गया है, इसे देख लीजिए थोड़ा। देखो इस चीज़ को समझो आप। एक ये है आपका क्या है परिपथ में, परिपथ एक ही है, उसमें करंट को समांतर दौड़ा रहे हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए समांतर फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका, ये आपका फॉर्मूला है रेसिस्टेंस वाला, तो 1/R में निकलेगा ये, ठीक है। 1/R प्लस ऐसे ये सब, ये मतलब कि आप सीधी सीधी फॉर्मूला ये मैं आपको सामने रख दिया है, ये आप इसको नोट कर लें। रेसिस्टेंस का है ये आपका करंट का निकल आएगा कि इतना करंट बह रहा है, ठीक है। ये आपका वेग के समतुल्य निकलेगा। तो ये चीज़ आप लोग तीनों फॉर्मूला नोट कर लें। बाकी मैं आपको थ्योरी दे दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लें अपने, ठीक है। चित्र के साथ दे रहा हूँ इसलिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इतना ये ले लीजिए, ले लिया हो तो फिर आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटर। क्या होगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, देखिए रीड कर लीजिए इसको। कैपेसिटर दो विपरीत आवेश को प्लेटों से निर्मित वह कंपोनेंट है जो प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ भी। कैपेसिटर क्या काम करता है, देखो आप कैपेसिटर के जो आवेश होते हैं उन दो प्लेटों के मध्य उनके जो कण होते हैं कंपोनेंट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को क्या करते हैं, स्थैतिक अवस्था में मतलब कि स्टोर करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और देखिए तथा आवश्यकता पड़ने पर डिलीवरी भी करता है, ठीक है। जैसे कि स्टोर करता है, ऐसे ही फिर वो डिलीवर भी करता है। मतलब कि कोई चीज़ को अपने पास रखता भी है और फिर उस चीज़ को वापस दे भी देता है जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ठीक है। हाँ आगे देखिए, प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर करने की इस कैपेबिलिटी को हम कैपेसिटर कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र देख लीजिए, आपका सूत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सूत्र ये ऊपर वाला है, जो इसी को आपको लिखना है इसकी जगह पे, तो ये आपका हो गया, ठीक है। बाकी इसे शॉर्ट में लिखना है तो इतना आप थोड़ा और कम कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं इतने में, ठीक है डियर। ये अब हम लोग देखेंगे क्या, कैपेसिटर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। कैपेसिटर को प्रभावित करने वाले कारक देखो, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दूसरा, प्लेटों के मध्य लगती है क्या दूरी, जो प्लेटों के मध्य दूरी होती है वो भी उसे प्रभावित करती है, ठीक है। और क्या करता है, ग्लेसियस मटेरियल भी करते हैं, मतलब कि परावैद्युत पदार्थ भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं कि इसे प्रभावित करते हैं, किसे, कैपेसिटर को, ठीक। तो सभी लोग हेडिंग लगा लें जल्दी से, फैक्टर अफेक्टिंग वो आप लोग हिंदी वाले हैं तो ये लिख सकते हैं कैपेसिटर को प्रभावित करने वाले कारक। हिंदी और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, ठीक है। तो लिखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर हेडिंग लगा लें, निम्न कौन कौन से हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल, तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है जरा देख लो। किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेट के एरिया व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने पर संधारित्र की धारिता भी बढ़ती है। अगर आपका प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका संधारित्र भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, प्लेटों की मध्य दूरी। किसी संधारित्र को धारिता उसके प्लेटों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। C समानुपाती 1/D। D का मतलब होता है दूरी, ठीक है, और C का मतलब है संधारित्र, ठीक है। प्लेटों के मध्य की जो दूरी बढ़ने पर संधारित्र की धारिता घट जाती है। अगर दूरी बढ़ रही तो धारिता घट जाएगी संधारित्र, ठीक है। अगला लिखिएगा, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं हमारे, संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता बढ़ने पर उसकी धारिता भी बढ़ जाती है।
जो संधारित्र होते हैं उनके बीच में हमारा क्या होता है, विद्युतशीलता पदार्थ होता है, एक परावैद्युत पदार्थ की होता है। परा जो देखो, एक चीज एक बार अच्छे से समझ लो इसको थोड़ा। देखो, परावैद्युत पदार्थ होता है, उसमें संधारित्र के बीच में होता है परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो उसकी जो विद्युतशीलता है उसको बढ़ाएंगे अगर हम, तो उसकी क्या होगी, संधारित्रता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। बाकी और थोड़ा वेट और कर लीजिएगा, वीडियो कम से कम वही 40 मिनट का रहेगा, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और आपका ये चैप्टर सोच रहा हूँ आज मैं पूरा फिनिश ही करा दूँ, ठीक है। तो जल्द से जल्द चैप्टर आपके फिनिश कराता चलूँ, तो आपका कोर्स भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग अपना लर्न करना चालू कर देंगे और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी अच्छे से। चलिए, तो अगला लिखिए आप किरचॉफ लॉ। क्या? किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो रीड करते हैं इसको एक बार। क्या है, किरचॉफ ने क्या नियम दिया था? देखिए, हेडिंग लगा लें सबसे पहले तो आप लोग, किरचॉफ नियम। एक मिनट रुकिए, थोड़ा एक मिनट का सभी लोग थोड़ा ब्रेक कर लें। देखिए, क्या किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। क्या? किरचॉफ ने दिए थे भाई साहब, दो नियम दिए थे। एक तो धारा संबंधी नियम दिया था, दूसरा वोल्टता संबंधी, ठीक है। चलिए देख लीजिए उनको, थोड़ा डिटेल में पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी थ्योरी तो मैं बोल देता हूँ। ये क्या है, पढ़िए इस चीज़ को। किरचॉफ ने धारा संबंधित तथा वोल्टता संबंधित दो नियम दिए हैं, जिन्हें प्रथम किरचॉफ का जो हमारा किरचॉफ का पहला नियम था वो उनका था धारा संबंधी नियम, और दूसरा नियम था हमारा वोल्टता संबंधी नियम। और जो धारा संबंधित नियम है उसे हम क्या कहेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट में कह देते हैं KCL। क्या कहते हैं? KCL कह देते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में कभी कभी तो उसे हम KCL कह देते हैं। और धारा संबंधी को किरचॉफ वोल्ट लॉ, तो KVL कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब हम दो नियम दिए थे, दोनों नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा रीड कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ, जिसे बोलते हैं KCL, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ हेडिंग लगा लें जल्दी से। तो क्या होता है, देखो, ये किरचॉफ करंट लॉ KCL विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर, ठीक है। देखो, हम एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक ये आपका परिपथ हो गया, ये समझ लीजिए। लो, इसको बॉक्स में बंद कर दूँ मैं। लो, ठीक है, ये आपका परिपथ हो गया एक, ठीक है। एक ओर से इसमें करंट आ रहा है, ऐसे आ रहा करंट, ठीक है, इस साइड को, ठीक है। दूसरी ओर से करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो यहाँ I1 आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है, यहाँ I3 जा रहा है, ये आपका I4 जा रहा है। तो देखिए, अब ये तो आपको चित्र थोड़ा गंदा हो गया, समझ में ना आ रहा होगा, तो ये आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, तो जो हमारे आ रहे हैं और जा रहे हैं करंट, ठीक है। तो आने वाले हमारे पॉजिटिव रहेंगे करंट, ठीक है। देखिए, एक चीज़ समझिए, यहाँ आने वाले जो करंट हैं, देखो यहाँ को आ रहे हैं, जो आ रहा है ये वाले, तो कौन कौन से? एक तो I4 है आपका और I2 है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या ले रहे हैं, देखो, I4 को हमने क्या लिया, माइनस लिया, और I2 को लिया प्लस, ठीक है। I1 हमारा क्या रहेगा, प्लस, और I1 क्या रहेगा, माइनस, और I3 क्या रहेगा, माइनस। तो ये हमारे आने वाले तथा जाने वाले करंट अपोजिट साइड में है, तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस में रखेंगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है डियर। चलिए, तो इसको देखो, अभी इसे आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि आने वाली धाराओं का योग प्लस जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। देखो, आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 प्लस I2 है हमारी, ठीक है। देखो, ये है I1 प्लस I2। देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ।
ये धाराएं हमारी आ रही हैं, देखो आ रही हैं, समझ रहे ये चीज़। I2 I4 ठीक है, सॉरी I3 I4 हमारी ये आ रही हैं, ठीक है डियर। इसमें डायग्राम आपका गलत बना है, सही बताएं तो, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको भी समझ ना आ रहा हो तो। चलिए अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ डायग्राम, या फिर एक करेक्शन कर देता हूँ इस डायग्राम में कि ये रुको, यहाँ I2 है तो यहाँ क्या कर दूँगा आपका मैं, I4 है ये, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, I1 हो जाएगा आपका, ठीक है I1 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ हो जाएगा आपका I4, ठीक है। ये चित्र आप लोग अच्छे से बना लें, ओके। ये आपका I4, अब ये सही है, देखो जाने वाली अलग हो गई, आने वाली अलग हो गई। बाकी मैं आपको, अगर आपको ना ही समझ में आ रहा हो तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक पेज पर लिख के दे दूँगा, ठीक है, एक पोस्ट कर दूँगा इस, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए ये चीज़। अब मोबाइल पे मैं नहीं समझा पा रहा हूँ थोड़ा, बाकी मैं आपको एक पोस्ट कर दूंगा तो आप थोड़ा समझ जाएंगे। और थ्योरेटिकल में समझा दे रहा हूँ कि आने वाली तथा, नहीं तो मैं ऐसे भी समझा दूंगा। ये देखो ये आ रहे हैं तो इसे मान लो I1, इसे मान लो I2, ठीक है। और ये जा रही हैं, इसे मान लो I3, इसे मान लो I4, ठीक है डियर। तो ये दोनों अपोजिट हैं तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आ रहे हैं तो इन्हें माइनस ले लो, ये जा रहे हैं प्लस ले लो इन्हें, या फिर इसे प्लस ले लो उसे माइनस ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनका पक्षांतर करने पर हमारा क्या बराबर आएंगे दोनों, ठीक है डियर। तो वही चीज़ मैंने, देखो वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, साइन कन्वेंशन। और वही यहाँ भी है कि आने वाली धाराओं का योग प्लस में लिया उन्होंने और जाने वाले माइनस में ले लिया, ठीक है। पर दोनों को इक्वल आना चाहिए, बस सीधी बात ये है। चाहे आप आने वाले को प्लस ले लो चाहे जाने वाले को, पर दोनों को एक ही चिन्ह का नहीं लेना, किसी को अपोजिट लेना। ये अगर इस एक को प्लस ले रहा तो दूसरे को माइनस ले लेना, ठीक है डियर। चलो अगला देखते हैं, इसमें काफ़ी टाइम दे दिया हमने। अगला देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज नियम, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम। तो वोल्टता संबंधी नियम क्या है कि जैसे कि कोई बंद परिपथ है हमारा, तो इसमें सभी प्रकार के जो वोल्टता होते हैं इनको जो जोड़ने पर इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। चलिए एक बार रीड कर लें इसमें। किसी क्लोज्ड लूप में सभी प्रकार के वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। राइज पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं तथा ड्रॉप वोल्टेज को हम नेगेटिव रखते हैं, ठीक है, या लेते हैं। ये इसका चित्र है जो आप बना सकते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो इस साइड देखो ये जा रहे हैं तो इसमें हम करंट ले रहे हैं R1 R2, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या ले रहे हैं R3 R4, और ऐसे ये R4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो भी प्रोसेस है इनको ऐड करने पर जो हमारा परिपथ है इसको ऐड करेंगे हम तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमने इनको ऐड किया तो ये हमारा इक्वल आया, किसके, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है डियर। यही आपको बताना चाह रहे थे। तो और ये नियम हमारा किसको फॉलो करता है ये पता है आपको, ये फॉलो करता है ये नियम हमारा वोल्टता संरक्षण सिद्धांत को। और जो हमारा वो धारा संबंधी नियम था वो हमारा किसे करता था, आवेश संरक्षण, क्या आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता था, देखो करता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, लिख लें आप लोग, ठीक है डियर। ये चीज़ आप लोग लिख लें कि ये वोल्टता संबंधी को, और ये बाकी इनका साइन कन्वेंशन भी लिख लें आप लोग। ये चीज़ समझाने की नहीं है, जो समझाने की वो आपको समझाया जाता है, ठीक है, टाइम पे टाइम। बाकी डियर ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। कल से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका जो भी नाम है वो चलिए कल ही शो अप करेंगे अब। और आज ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया थोड़ा, पहले के लेक्चरों की अपेक्षा,
तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी सही है, जल्दी कवर होगा कोर्स और जल्दी आप लोग लर्न करेंगे, अपना स्टार्ट करें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और डियर एक काम जरूर कर दें कि आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो डियर ये काम जरूर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है हम लोगों को। वरना हमें क्या मतलब हो रहा है, मिल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हमारा जब कोई उसमें फ़ायदा ही नहीं रहेगा तो सोचिए थोड़ा आप। आजकल दुनिया फ़ायदे पर टिकी है सब, तो ये चीज़ भी थोड़ा देख के चला करें, ठीक है डियर। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।